सारा प्रणाम। चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। आज हम चुनावी दंगल में बात करेंगे यूपी विधानसभा को लेकर अब तक के बने सियासी समीकरण की। लोग इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, हर दिन एक अहम मुद्दा सामने आता है। कौन सा वो विषय है जो जनता को प्रभावित करता है? इतना ही नहीं, योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड भी क्या कुछ कह रहे हैं। कोरोना के मामलों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सड़कों पर भी होगी चर्चा, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक नारा भी दिया था। गड्ढा मुक्त बिजली व्यवस्था को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, महंगाई के मामले को लेकर और रोजगार के विषय पर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे जातीय समीकरण की भी और चुनावी माहौल में दल बदल वाली राजनीति कितनी प्रभावी है। तो आज चुनावी दंगल में 4 जिले लखनऊ, गोरखपुर, आगरा और मेरठ से सबसे सटीक रिपोर्ट बताने जा रहे हैं ग्राउंड जीरो से सहारा न्यूज नेटवर्क के संवाददाता। यूपी के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो चलिए आज की करते हैं शुरुआत। किसका पलड़ा है भारी, किस पार्टी को बनने जा रही है सरकार। तो यूपी के कई जिलों से हमारे साथ संवाददाता धीरे धीरे जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ लखनऊ से आलोक गुप्ता जुड़े हुए हैं, तो सीधा रुख करेंगे आलोक गुप्ता का। आलोक, देखिए लखनऊ में हालांकि बात करें तो अभी जो चुनाव होंगे वो लगभग चौथे चरण में होंगे, लेकिन फिलहाल अगर जमीनी तौर पर देखें तो मुद्दा क्या है, वहां के लोगों की समस्याएं क्या है, परेशानियां क्या है? देखिए, बात अगर लखनऊ के लोगों की करते हैं तो यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं लोग, यहाँ पर बेहतर यातायात व्यवस्था की बात करते हैं और इसके साथ ही महंगाई पर कंट्रोल हो, ये प्रमुख मुद्दे हैं। बिजली लखनऊ के लोगों को पर्याप्त मिलती है, वोल्टेज पूरा मिलता है, सड़क लखनऊ की बेहतर है और पानी की भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन गोमती नदी जो लखनऊ से निकलती है, जो लखनऊ की जीवनदायिनी है, और इसके लेकर तमाम हजारों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं लाई जा चुकी है, बावजूद इसके गोमती नदी का जो पानी है वो भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ। जलकुंभी भी अक्सर उसमें देखी जाती है और साथ ही जो इंडस्ट्रियल जो पानी है वह भी गोमती नदी में प्रवाहित होता है। हालांकि मैं बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद हैं, लखनऊ से आते हैं, और लखनऊ के बगल की एक और सीट है मोहनलालगंज, वहां से कौशल किशोर है जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं। मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको शामिल किया गया है। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो यहां से कई कैबिनेट मंत्री हैं। ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री हैं वो राजधानी लखनऊ से हैं, और इसके साथ ही स्वाति सिंह सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनकर आती है, राज्य मंत्री है। आशुतोष टंडन के जुम्मे नगर विकास का काम है। तो लखनऊ स्वच्छता के मामले में, पर्यावरण के मामले में कहीं बेहतर है दूसरे अन्य जिलों से। जी बिल्कुल, देखिए अगर लखनऊ को हम देखें तो जाहिर है कि वहां पर पूरे प्रदेश के मुखिया बैठते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर बैठते हैं। और हमने अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जितनी भी वहां पर विधानसभा सीटें हैं उसमें देखा जाए तो ज्यादातर जो बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर जीते वो या तो कैबिनेट में है या फिर केंद्र में है, या तो प्रदेश की कैबिनेट में या फिर केंद्र में। सबसे बड़ी बात की देखिए देखें तो उसका असर तो होगा ही, क्योंकि अगर इस तरह के लोगों का, इस तरह के कद के लोगों का वहां हस्तक्षेप है तो वहां की समस्याएं जाहिर है कि वो कम ही होंगी। लेकिन इस बार के चुनावों की अगर बात करें तो वहां की जो जनता का रुख है वो कौन सी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है? देखिए, बात अगर जनता की करते हैं तो जनता को चाहे कोरोना काल की बात हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहीं, जो खाद्यान्न सरकार की तरफ से दिया गया, और इसके साथ ही चूंकि राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के हेडक्वार्टर हैं, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी लगातार लखनऊ में रहते हुए और लखनऊ से बाहर रहते हुए भी पूरी मॉनिटरिंग करते आए हैं। लखनऊ के लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार रहे जिसमें कानून व्यवस्था बेहतर रहे, उनको पुलिस का जो पुलिसिंग है उसका बेहतर रवैया रहे,
और महंगाई पर कंट्रोल रहे। तो मुख्य मुद्दे लखनऊ के लोगों के लिए हैं। यहाँ चूंकि राजनीतिक गढ़ है, साथ ही व्यापारी गढ़ भी है, और यहाँ पर जो चिकन और जरदोजी का जो काम है वो केवल लखनऊ में ही नहीं पूरे देश में और विदेशों तक मशहूर है। और लोग लखनऊ के इमामबाड़े को भी देखने आते हैं, और लखनऊ के जो ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं उनको भी देखने के लिए आते हैं। तो लखनऊ के लोग ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार रहे जो उनके हितों का पूरा ध्यान रखे, उनका मान सम्मान रहे, और साथ ही कानून व्यवस्था बेहतर हो और रोजगार के तमाम सारे अवसर पैदा होते रहे। पारदर्शी तरीके से भर्ती हो, यह जरूर एक मुद्दा रहता है, क्योंकि योगी सरकार में जो भी भर्तियां नहीं है उनके मामले जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कम ही पहुंचे हैं। जी आलोक, देखिए आप क्योंकि वहां पर लोगों के बीच में जाते हैं, ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन आपका हो पाता है। अगर हवा की बात करें तो जाहिर है कि सभी लोग इसी तरह की कोई पार्टी चाहेंगे, इसी तरह की कोई सरकार चाहेंगे जो वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी कर सके, बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार दे सके, बिजली की व्यवस्था ठीक कर सके, गड्ढा मुक्त सड़कें बना सके। चलिए, नारे तो सभी पार्टियां देती हैं, इस तरह की इच्छा किस तरह की सरकार हो सभी लोगों की होती है, लेकिन जो सियासी हवा बह रही है, लोग किस तरफ बह रहे हैं? जैसे पिछली बार की बात करें तो हमने अधिकतर देखा कि तमाम सीटों पर बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया क्योंकि मोदी लहर थी, लेकिन इस बार बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, लहर डबल इंजन की सरकार है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी ताकत और जितने लीडर बीजेपी के पास है शायद ही किसी दूसरे राजनीतिक दल के पास है। और यही वजह है कि एक नहीं कई कई केंद्रीय मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए, चाहे वो प्रभारी मंत्री अनुराग ठाकुर हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, खुद अमित शाह भी फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक महीने के अंदर 7 बार, पिछले महीने दिसंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दौरे कर चुके हैं। तो और चूंकि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, केंद्र में प्रधानमंत्री भी उसका होता है और केंद्र में सरकार भी उसकी होती है। इस लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटों के साथ 403 विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ का किले अगर फतेह कर लिया तो दिल्ली उससे दूर नहीं है। और इस लिहाज से डबल इंजन की जो सरकार है वो पूरी ताकत लगाए हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष खामोश है। विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो रीजनल पार्टी में समाजवादी पार्टी है जो पूरा प्रयास कर रही है बीजेपी को कड़ी टक्कर देने को लेकर। कई मंत्री बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक जा चुके हैं। लेकिन अभी लखनऊ चूंकि चौथे चरण में है, और इस बीच में पूरे तमाम गुंजाइशें हैं, और आज भी कई दिग्गज नेता एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री जो कांग्रेस के नेता रहे आरपीएन सिंह ने आज दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की परिवार की बहू है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बीजेपी में जा चुकी है। और तो आलोक, सबसे बड़ी बात जो तो कि अभी लखनऊ कांग्रेस की सीटों पर जो टिकट के पत्ते हैं वो तो खुलने बाकी हैं, जिसको लेकर काफी खींचतान भी शायद देखी जा सकती है। आपके पास लौटूंगी आलोक, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आगरा से अनिल जुड़े हुए हैं, अनिल की तरफ रुख करेंगे। अनिल, देखिए, आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। आगरा पे एक वक्त ऐसा समय था जब बीएसपी का दबदबा था, लेकिन जब मोदी लहर आई तो बीजेपी ने वो किला ध्वस्त कर दिया और अपने झंडे गाड़ दिए। फिलहाल अगर बात करें तो 2022 के चुनावों में आखिर वो जो चुनावी बयार है कौन सी पार्टी की तरफ बह रही है? कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी ने 9 सीटें 9 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीट पर पिछली बार कब्जा किया था, लेकिन इस बार 2017 में भाजपा ने 9 की 9 विधानसभा जीतकर ये साबित कर दिया है कि भाजपा आगरा का गढ़ है, और यहाँ क्योंकि दलितों की राजधानी है तो वहीं यहाँ बैठ समाज का वोट भी, यानी भारतीय जनता पार्टी का वोट भी काफी संख्या में यहाँ रहता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो हवा चली थी मोदी को लेकर, वो हवा के दौरान 9 की 9 विधानसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा किया था। लेकिन मैं बता दूं कि इस बार जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दोबारा से भाजपा के रुख की तरफ दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर योगी लहर यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही है। देखा जाए तो चुनावी मैदान में बीएसपी बहुत पीछे है। समाजवादी पार्टी हालांकि
वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आगरा में जिस तरीके से भाजपा का एक बोलबाला रहा है, दबदबा रहा है, 9 की 9 विधानसभा सीट पहले से ही भाजपा ने जीती थी, तो कह सकते हैं कि इस बार भाजपा का यहाँ काफी जोर देखा जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ताज नगरी है, पाठक नगरी है, यहाँ तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट डालने जा रही है। क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पिछले कई दशकों से यहाँ आंदोलन करते आए हैं। यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग होती रही है, या एयरपोर्ट की मांग होती रही है। तमाम एक क्योंकि पर्यटक नगरी है, यहाँ पर्यटकों को रुकने के लिए एक हब होना चाहिए, पर्यटकों के रुकने की अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए, यहाँ एक नया आयाम होने चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता पहले भी आवाज उठाती रही है, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला है। इस बार देखना है कि जनता किस और रुख करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे आगरा के लिए पहले से ही यहाँ नजर आ रहे हैं, चुनाव में एक बार फिर वो सुर्खियों बन गए हैं। अनिल, वहाँ के अगर मुद्दों की बात करें तो जमीनी तौर पर मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं? आगरा की जनता आखिर किस बात से परेशान है? देखिए, तो सबसे बड़ी मुद्दा है क्योंकि पर्यटक नगरी है, यहाँ कोई भी पर्यटक रात में विश्राम करता है, रुकता है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा इंटरटेनमेंट या कोई ऐसे साधन नहीं है, कोई ऐसे मार्केट नहीं है जहाँ यहाँ रुक सके, घूम सके, कोई ऐसे पार्क नहीं है। ताज नगरी है, यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन कोई ऐसे यहाँ व्यवस्था नहीं है जिसको लेकर पर्यटक यहाँ खुश रहे या यहाँ ठहरे। सुबह आता है और शाम को घर ही लौट जाता है। तो यहाँ के जो पर्यटक जो लोग हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ कोई ऐसे स्थल बनने चाहिए ताकि पर्यटक यहाँ रुके, उनका ताकि व्यापार भी फल फूले। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन करते रहे हैं, ज्ञापन देते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक ताज नगरी आगरा का कोई ऐसा हब नहीं मिला है या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिली है जिसमें पर्यटक इत्मीनान के साथ जहाँ रह सके। तो ताजमहल देखकर शाम को निकल जाता है दिल्ली के लिए, कोई ऐसा स्थल नहीं है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर्यटकों को रुकने के लिए एक पहले से मांग चली आ रही है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर तमाम जो वकील हैं पिछले कई दशकों से यहाँ आंदोलन करते आए हैं, यहाँ कई बार यहाँ धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज भी अभी तक दबी की दबी है। तमाम और भी मुद्दे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। क्योंकि यहाँ से इंडियन टीम में चाहे दीपक चाहर हो, चाहे राहुल चाहर, तमाम जो प्लेयर है वो इंडिया की टीम में खेल रहे हैं, वो आगरा से ही गए हैं। चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, चाहे पूनम यादव हो, तमाम जो ऐसे खिलाड़ी हैं वो आगरा से गए हैं। लेकिन आगरा को एक अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है खिलाड़ियों के लिए जो वो अपनी बात रख सकें या कुछ यहाँ और आगे बढ़ सकें। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी यहाँ बने हुए हैं, लेकिन इस बार फिर जनता वोट डालेगी। लेकिन देखना है कि जनता के मन में जो सवाल हैं उनको लेकर एक बार फिर वोट डाले। तो हम जनता के बीच पहुंचे, उनका यही कहना था कि पिछले कई दशकों से जो मांग चली आ रही है अभी तो उनकी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इस बार मांग पूरी होगी, इस भरोसे के साथ वोट डालेंगे। देखना है कि जनता किस ओर जाती है। लेकिन यहाँ भाजपा का पहले से ही वर्चस्व है। भाजपा ने 9 विधानसभा में से 9 की 9 विधानसभा जीती थी, तो कह सकते हैं कि भाजपा का बोलबाला है। लेकिन क्योंकि दलितों की राजधानी भी है, लेकिन बसपा इस लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भाजपा पूरी ताकत से यहाँ 9 की 9 विधानसभा जीतने के लिए ताकत लगा रही है, जो आजमाइश कर रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर ना दब जाएं या दबा दी जाएं, और फिर दोबारा से वही जो पहले 2017 में नजर आया था भाजपा का बोलबाला, वो दोबारा नजर ना आए। कह सकते हैं कि जब वोट डालेंगे 10 तारीख को तो स्पष्ट हो जाएगा कि जनता के मन में क्या सवाल है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ताज नगरी आगरा को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। आज भी उनके जो मुद्दे हैं जस की तस बने हैं, उनकी आवाज जस की तस बनी है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आगरा के जातीय समीकरणों की बात की जाए अनिल, तो वो क्या कहते हैं? देखिए ऋतु, जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ दलित समुदाय के लोग हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं राजधानी है दलितों की तो वो आगरा है। यहाँ क्योंकि 7 विधानसभा सीट पहले ही बसपा के कोटे में आ चुकी है, यानी 17 में उससे पहले जब बसपा की सरकार बनी थी तब 7 विधानसभा सीट पर बसपा ने कब्जे किए थे। उसके बाद वैश्य समाज भारी संख्या में यहाँ वोट डालता है, उनका बोलबाला है। उसके बाद ठाकुर समाज है, जाट समाज है। जाट भी एक बहुत बड़ी बैठ है यहाँ पर, क्योंकि चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजित सिंह यहाँ जब प्रचार करने आते तो उनका भी बोलबाला रहा है। काफी जो नेता हैं वो यहाँ से निकलते आए हैं, चाहे वो चौधरी उदयवान सिंह रहे हों, चाहे चौधरी बाबूलाल रहे हों। तमाम ऐसे जाट समुदाय के जो बैठ है
वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं बर्फ बढ़ाती रही है, जीत के आई है। तो कह सकते हैं यहाँ का तमाम जो जाति समीकरण है वो हमेशा यहाँ रहे, लेकिन सबसे जो बड़ा वोट बैंक माना गया है वो दलितों का है, और सेकंड अगर वोट बैंक माना जाता है वो वैश्य समाज का है। उसके बाद छोटी और भी तमाम जातियां हैं जो कहीं एक हवा के साथ बहती हैं, जैसे कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो जहाँ बीजेपी का विरोध होता है, बीजेपी कैंडिडेट को हराना होता है, वहाँ वोटिंग करते हैं वो लोग, और जहाँ बसपा को वोट डालने वाले बसपा को डालते हैं, समाजवादी को, या कोई एक तरीके से कह सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी का। ठीक, चलिए अनिल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आलोक, आपके पास आऊंगी। देखिए, लखनऊ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और उसकी अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां पर टिकट को लेकर, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि टिकट को लेकर काफी घमासान हो सकता है, खींचातान हो सकती है, क्योंकि हाल ही में हम लगातार देख रहे हैं कि अगर लखनऊ की सीटों की बात करें तो यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी जो कि ताल ठोकती हैं लखनऊ की सीट से, तो उनका कहना है कि इस बार वो अपने बेटे को लड़ना चाहती हैं, जिसके लिए वो अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार है। लेकिन क्योंकि पहले उनका मुकाबला हमने देखा कि अपर्णा यादव से था और अब अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ चुकी हैं। वहीं स्वाति की अगर बात की जाए तो वो भी सरोजनी नगर से है, और सरोजनी सीट की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि स्वाति सिंह का पत्ता भी कट सकता है। तो अगर इन बातों को देखें तो फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर सबसे ज्यादा 9 विधानसभा सीटें आती हैं और 9 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में 2017 के विधानसभा चुनाव में गई थी। माफ कीजिएगा, 8 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में, केवल 1 सीट जो है विपक्षी दल हासिल कर पाए थे। सबसे हॉट सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है सरोजनी नगर विधानसभा सीट, जहां से स्वाति सिंह जीत कर आई थी, राज्य मंत्री हैं, और उनके पति दयाशंकर सिंह जो कि बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी दावेदारी आ रही है। हालांकि इसके साथ ही जो सिंचाई मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह एमएलसी हैं, उनकी निगाहें भी सरोजनी नगर सीट से है, और इसका कारण है कि छतरी बाहुल विधानसभा सीट है और इन तीनों दिग्गज नेताओं की निगाहें सरोजनी नगर सीट पर है। और इससे पहले जो आपने चर्चा की थी लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट की, और इस सीट से 2017 के चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी जब बीजेपी से थी और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से, तो दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला रहा था। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी कैंट सीट जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुई थी। बाद में लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था प्रयागराज से और वहां से वो सांसद निर्वाचित हो गई थी। रीता बहुगुणा जोशी चूंकि जो बीजेपी की जो पॉलिसी है उस लिहाज से देखा जाए तो 75 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को टिकट नहीं देने की पॉलिसी रही है, और कहीं ना कहीं अगले लोकसभा चुनाव तक रीता बहुगुणा जोशी भी उम्र के उस पायदान पर पहुंच जाएंगी जब उनको टिकट की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। तो ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी चाह रही कि उनके जो बेटे हैं मयंक जोशी, उनको लखनऊ की कैंट। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से, सीधा रुख करेंगे ब्रजेश का। ब्रजेश, मेरठ की हवा क्या कहती है? देखिए, स्पोर्ट्स सिटी है और हाल ही में यहाँ पर शिलान्यास भी किया गया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। फिलहाल वहाँ के लोगों की समस्या क्या है और वहाँ की जो सियासी हवा है वो कौन सी पार्टी की तरफ बह रही है? ऋतु, अगर वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो मेरठ को जाट लैंड कहा जाता है मेरठ के आसपास। हालांकि मैं बता दूं आप लोगों के हिसाब से आगरा और मथुरा में जाटों की संख्या ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि यहाँ वर्चस्व रहा है इस तरीके से इस कौम का, और पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से सुर्खियों में है किसान आंदोलन को लेकर और भारतीय किसान यूनियन जिसका काफी प्रभावित क्षेत्र जो है वैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और आसपास के जिलों में है, उसकी वजह से इस बार यहाँ की जो हवा है वो बयार, राजनीतिक बयार है, वो थोड़ा दूसरी तरह से बह रही है। क्योंकि एक 2 चीज हुई, एक किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद एक गठबंधन जो आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ उसको लेकर, और तीसरी चीज चौधरी अजीत सिंह का देहांत होना, उसके बाद एक सहानुभूति की लहर जो थी वो यहाँ थोड़ी सी बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक समीकरण है वो इस बार थोड़ा चेंज हो गए हैं। हालांकि बीजेपी अपने विकास के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ रही है और कानून व्यवस्था जो सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही
ही अमित शाह ने कैराना में पलायन के मुद्दे को लेकर कैराना से ही अपने जो चुनावी अभियान है, प्रचार अभियान, उसकी शुरुआत की और एक एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि एक कानून व्यवस्था की स्थिति पर जो मौजूदा भाजपा सरकार है वो किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, ठीक है, स्पोर्ट्स सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन शिलान्यास भी हो गया है, आगे आगे एक एक्सप्रेस वे भी बना है, रैपिड ट्रेन, देश की रैपिड ट्रेन भी मेरठ से जुड़ रही है, तो विकास की बात है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी इन विकास के मुद्दे को काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। जी नीतू। बिल्कुल। इसके साथ ही देखिए, अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर एसपी की बात की जाए तो ज्यादातर उनके जितने भी प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम हैं, और हमने देखा है कि जो मेरठ की सदर सीट है, शहर सीट है, उसमें मेरठ में एसपी का ही कब्जा रहा और उसमें रफीक अंसारी, और उन्होंने इस बार भी उसे ही टिकट दिया है। अगर वहां की बात की जाए तो फिलहाल क्या कहती है स्थिति? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम हैं, दलित हैं, मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है। 30% से ज्यादा ओवर एंड ऑल मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद ये दलित मतदाता हैं, उनकी संख्या है, और उसके कहीं नीचे आती है जाट। लेकिन ये जो जाट मुस्लिम गठजोड़ बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके साथ जो छोटी छोटी और जातियां हैं, उसको देखते हुए अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो एक तरफ सपा की तरफ भी झुक सकता है। लेकिन तमाम जो और 34 बिरादरी है उसमें हर जगह बीजेपी ने सेंध लगा रखी है। और पिछली बार जो रिजल्ट पे नजर डाली जाए तो वेस्टर्न यूपी में एक तरीके से क्लीन स्वीप अप किया था, और पहले ही चरण में चुनाव हुए थे वेस्टर्न यूपी में, और एक यहाँ का मैसेज पूरे यूपी में गया था। और इस बार भी पहले चरण में चुनाव है, 10 तारीख को यहाँ मतदान होना है। तो जातीय समीकरण को देख के तमाम बैकवर्ड पर ही दाव खेल रही है बीजेपी, और इसके साथ साथ जो शहरी वोटर है उसको उन्होंने मान लिया, क्योंकि एनसीआर में चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, और इसके आसपास जो भी शहरी क्षेत्र है उसमें बीजेपी चाहती है कि मैक्सिमम अपना वोट बैंक को समेट ले, और एक अंतर मानने आने का प्रयास किया जा रहा है उसको कम करे। तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा, क्योंकि अभी 15 दिन है मतदान होने में, और सभी जितनी भी पार्टियां हैं, बीएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस बार थोड़ा शांत है, उसके प्रचार बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, उनके बड़े नेता नहीं है। तो इसमें अभी जातीय समीकरण को देखते हुए अभी बहुत जल्दबाजी कहना होगा कि विकास पे बात चलती है, समस्याओं पे वोट डालता है आदमी, या स्थानीय छोटे छोटे मुद्दे हों उन पर वोट डालता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए ब्रजेश, आपका बहुत धन्यवाद। आलोक, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर ये जानने की कोशिश की कि आखिर इन क्षेत्रों में, इन शहरों में क्या स्थिति है, लोगों की अगर बात करें तो उनकी समस्याएं क्या हैं, और आखिर ये जो सियासी बयार है ये किस तरफ बह रही है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिर लोग अपना वोट किसे देते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।